हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 मार्च 2023 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 33 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो हम डायरेक्ट अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सेकेंडरी एजुकेशन कंप्राइजेज ऑफ क्लासेस डैश, यानी कि एनईपी 2020 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं। इनमें से फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी, क्लास 9 से लेकर 12th तक जो हैं ये क्लासेस शामिल हैं। किसमें? सेकेंडरी एजुकेशन में। और किसके अकॉर्डिंग? एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो 29 जुलाई 2020 को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया, यानी कि मंजूरी दी किसे? एनईपी 2020 को, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। इसके बाद फ्रेंड्स, एज पर एनईपी 2020 नया एकेडमिक स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्कस करेंगे, जहां पर सबसे पहले तो जो पहले से ही मौजूदा एकेडमिक स्ट्रक्चर है, शैक्षणिक स्ट्रक्चर है, संरचना है 10+2 का, उसको रिप्लेस किया गया है नए स्ट्रक्चर द्वारा। और अब जो नया स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? 5+3+3+4 का, जहाँ पर फ्रेंड्स बच्चे जो हैं वो स्पेंड करेंगे 5 साल कहाँ पर? फाउंडेशनल स्टेज में। देन इसके बाद 3 साल जो है प्रिपरेटरी स्टेज में, नेक्स्ट 3 साल मिडिल स्टेज में स्पेंड करेंगे, और अगले जो 4 साल हैं वो कहाँ पर स्पेंड किए जाएंगे? सेकेंडरी स्टेज में। इसके बाद फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 5+3+3+4 स्ट्रक्चर की। सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 पर है फाउंडेशनल स्टेज, जो कितने सालों के लिए है? 5 सालों के लिए है। इस स्टेज में कौन से स्टूडेंट्स इंक्लूड होंगे, शामिल होंगे? उनका एज ग्रुप होगा 3 to 8 ईयर्स, जहाँ पर फ्रेंड्स आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बाल बाटिका, क्लास 1st और 2nd को इंक्लूड किया जाएगा इस स्टेज में। नेक्स्ट पॉइंट में, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 जो फाउंडेशनल स्टेज के 5 साल है उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो जो पहले 3 साल होंगे इसमें बच्चा कंप्लीट करेगा प्री स्कूल, बाल वाटिका और आंगनवाड़ी एजुकेशन को। इसके बाद जो अगले 2 साल होंगे ये बच्चा स्पेंड करेगा प्राइमरी स्कूल में, यानी कि क्लास 1st और 2nd में। अगला पॉइंट है, ये जो स्टेज है, कौन सा स्टेज? फाउंडेशनल स्टेज। इसमें कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा लैंग्वेज डेवलपमेंट पर, प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन मेथड्स पर। इसके बाद फ्रेंड्स नंबर 2 पर है हमारे पास प्रिपरेटरी स्टेज, और ये कितने सालों का होगा स्टेज? 3 सालों का। इस स्टेज में इंक्लूड होंगे कौन सी एज ग्रुप के बच्चे? 8 to 11 एज ग्रुप के बच्चे इस स्टेज में इंक्लूड होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स प्रिपरेटरी जो स्टेज है अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये कवर करेगी स्कूल एजुकेशन, कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक? क्लास 3rd से लेकर क्लास 5th तक, और फोकस किया जाएगा इसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर। नेक्स्ट हमारे पास है मिडिल स्टेज, और ये कितने सालों के लिए है? 3 सालों के लिए। इस स्टेज में इंक्लूड होंगे कौन से स्टूडेंट्स? जिनकी एज तो होगी 11 से 14 साल के बीच, और इस स्टेज में इंक्लूड होंगी क्लासेस कौन सी? 6 से लेकर 8th क्लास को इसमें इंक्लूड किया गया है। और लास्ट स्टेज है हमारे पास नंबर 4th, और इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन पूछा था। सेकेंडरी स्टेज, ये स्टेज है 4 सालों के लिए। इस स्टेज में शामिल होंगे कौन सी क्लासेस? क्लास 9 से लेकर 12th, और कौन से एज ग्रुप के बच्चे? 14 to 18 ईयर्स के। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स मैचेस इनकरेक्टली विद देयर फुल फॉर्म? नंबर 1 है हमारे पास IMAP, और इसके सामने गिवन है इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। 2nd पर है QR कोड, और इसका फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिस्पांस कोड। 3rd पर है NROER, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। 4th पर है SMTP, और SMTP स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग क्या है? 1st and 4th। 1st पर है हमारे पास IMAP, और IMAP का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या दिया गया है? इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। और 4th पर है SMTP, और SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये दोनों फुल फॉर्म जो है वो इनकरेक्ट हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स नंबर 2 पर QR कोड, जिसका फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिस्पांस कोड, और नंबर 3rd पर है NROER, और इसका
फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। तो ये दोनों जो हैं करेक्ट हैं, और जबकि IMAP और SMTP ये दोनों इनकरेक्ट हैं। इस क्वेश्चन को हम फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम जो इनकरेक्टली मैच्ड हैं फुल फॉर्म्स उनको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पर था IMAP, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या गिवन था, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, जहां पर फ्रेंड्स मेल के प्लेस पर आएगा मैसेज। तो IMAP का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास था इनकरेक्टली जो मैच्ड है SMTP यानी कि नंबर 4 वाला, और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या गिवन था कि सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल है इसका फुल फॉर्म, और जबकि इसका फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर मैसेज के प्लेस पर आएगा मेल। तो SMTP का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जहाँ पर फ्रेंड्स SMTP इसका यूज़ किया जाता है सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए ईमेल को। देन इसके बाद SMTP इंटरनेट स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में मेल सर्वर्स या फिर जो अदर मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट्स हैं वो यूज़ करते हैं SMTP का सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए मेल मैसेजेस को। नेक्स्ट पॉइंट में SMTP एक TCP और IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जिसका यूज़ किया जाता है सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए ईमेल को। देन इसके बाद SMTP का यूज़ किया जाता है डिलीवर करने के लिए ईमेल मैसेजेस को इंटरनेट पर। तो ये था SMTP। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास जो करेक्टली मैच्ड थे, जैसे कि नंबर 2 QR कोड, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। इसको इन्वेंट किया गया था 1994 में, किसके द्वारा, मैसाहिरो हैरा द्वारा, जो कहाँ से बिलोंग करते थे, जापानीज कंपनी डेंसो वेव से बिलोंग करते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स हमारे पास जो करेक्टली मैच्ड ऑप्शन था वो था नंबर 3 NROER, और इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। इस पॉइंट को भी फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो NROER इसको विकसित किया गया है किसके द्वारा, CIET यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी NCERT द्वारा, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा। इसको लॉन्च किया गया था किसके दौरान, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्कूल एजुकेशन के लिए हुई थी, उसके दौरान जो है इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में NROER इसको लॉन्च किया गया था कब, 13 अगस्त 2013 में नई दिल्ली में, और किसके साथ कोलैबोरेट किया गया था, जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो कि अब है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो है कोलैबोरेशन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में NROER ये होस्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज कई सब्जेक्ट्स में और डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में, किसके लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के लिए। और ये जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में, और ये किस तरह के फॉर्मेट्स हैं, जैसे कि वीडियो, इमेज, ऑडियो, डॉक्यूमेंट या फिर इंटरेक्टिव, इन डिफरेंट फॉर्मेट्स में ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारा नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज इन शॉर्ट NROER से एक क्वेश्चन इस तरह से ही बनता है, द नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज इज मैनेज्ड बाय डैश। और फ्रेंड्स ये आपका UGC नेट पेपर 1 26 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पर नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है इनमें से ऑप्शन सी, NCERT की नोडल एजेंसी है CIET उसके द्वारा, और CIET यहाँ पर क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो इसके द्वारा जो है विकसित किया गया है और मैनेज किया जाता है नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसमें आपको मार्क करना है करेक्ट कोड। नंबर 1 स्टेटमेंट क्या कहती है कि एन IP एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज अ डिवाइस ऑन द इंटरनेट और अ लोकल नेटवर्क। और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि हेलो कार्बन्स मेनली कंट्रीब्यूट टू डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि हेलो कार्बन मुख्य रूप से ओजोन परत के रिक्तीकरण और जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग क्या है कि बोथ यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जहां पर फ्रेंड्स हम इन स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो करेक्ट है और उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो IP एड्रेस है वो एक यूनिक एड्रेस होता है जो आइडेंटिफाई करता है डिवाइस की इंटरनेट पर या फिर किसी लोकल नेटवर्क पर। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है IP एड्रेस के बारे में।
इसके बाद फ्रेंड्स आईपी एड्रेस। सबसे पहले तो यहाँ पर आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, और ये एक न्यूमेरिकल लेबल होता है, यानी कि इसमें नंबर्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक आईपी एड्रेस गिवन है 192.0.2.1 और आईपी एड्रेस जो है वो कनेक्ट होता है कंप्यूटर नेटवर्क से और इसका यूज़ किया जाता है, जो यूज़ करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल का, किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास स्टेटमेंट सेकंड, ये भी हमारी स्टेटमेंट करेक्ट थी और इसके अकॉर्डिंग क्या था कि हेलो कार्बन्स मेनली कंट्रीब्यूट टू डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि हेलो कार्बन मुख्य रूप से ओजोन परत के रिक्तीकरण और जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं। ये स्टेटमेंट जो है फ्रेंड्स आपके प्रीवियस यूजीसी नेट पेपर के एग्जाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, जहाँ पर जो हेलो कार्बन्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि योगदान करते हैं डिप्लेशन में, नुकसान पहुँचाने में, किससे, ओजोन लेयर को, और साथ ही साथ कंट्रीब्यूट करते हैं क्लाइमेट चेंज में, जलवायु परिवर्तन में। इसके बाद फ्रेंड्स हेलो कार्बन्स आर मॉलिक्यूल्स, यानी कि अणु होते हैं ये, जिसमें शामिल हैं कार्बन या फिर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, ये इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेटमेंट में हेलो कार्बन्स ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं क्लाइमेट चेंज में और किसके लिए जिम्मेदार हैं, जो हमारी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर है उसके लॉस के लिए भी जिम्मेदार हैं रिसेंट डिकेड्स में, यानी कि जो पिछले कुछ दशक रहे हैं उसमें स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर इसके लिए भी जिम्मेदार हैं हेलो कार्बन्स। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स जो हेलो कार्बन्स है उनका मेनली यूज़ किया जाता है किन सेक्टर्स में, नंबर 1 तो है रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में इनका यूज़ किया जाता है, सेकंड जो है प्लास्टिक फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग में इनका यूज़ किया जाता है, थर्ड फायर प्रोटेक्शन में इनका यूज़ किया जाता है, फोर्थ सोलवेंट मैन्युफैक्चरिंग और फिफ्थ जो है एरोसोल मैन्युफैक्चरिंग में हेलो कार्बन्स का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।